अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो न्याज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सारा साल गुजर गया ये सुनते हुए कि डॉलर का रेट नीचे लाया जाएगा, रुपए की कदर बढ़ाई जाएगी, अफराते ज़र को काबू किया जाएगा और IMF से कर्जे की अगली किस्त हासिल की जाएगी, लेकिन इनमें से कोई एक काम भी नहीं हो सका है। हुकूमत की तरफ से एक तवानाई बचत प्लान पेश किया गया था और इत्तलात ये हैं कि बिगड़ती मुआशी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत शायद मुल्क में मुआशी इमरजेंसी के इक़दाम भी ले, मगर फ़िलहाल हकीकत यह है कि मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है और अवाम महंगाई की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। हिलाली साहब, खबर ये आई कि IMF ने इस्लामाबाद को चंद हफ्तों का मार्जिन दिया है कि उसके बताए गए निकात पर अमल दरामद कर सके और 9वीं और 10वीं रिव्यू का रास्ता हमवार हो सके। तो जो काम महीनों में नहीं किया जा सका, आपका क्या ख्याल है, हुकूमत चंद हफ्तों में कर सकती है? देखिए, मैं तो बहुत ही हैरान हो गया हूँ। मैं हैरान इसलिए हो गया हूँ कि आपको ने बिल्कुल सही जिक्र किया था कि लगता ऐसा है कि रुपी इज़ इन फ्री फॉल, और आप सोचिए कि कितना बढ़ गया है कीमत डॉलर का, और वैसे मिल ही नहीं रहा है। और आसमान का तो और क्या कहते हैं, और गोल्ड जो है, सोना का कीमत जो है, वो तो आसमान तक चले गया है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सब मद्देनज़र रख के आप मुझे बताएं कि हमारे गवर्नर स्टेट बैंक कैसे स्टेटमेंट दिया कि 32-33 बिलियन डॉलर जो हमें 2023 में चाहिए वो हैं हमारे पास। इन सो मेनी वर्ड्स, फिक्र मत, वो हैं और वो दिया जाएगा टुवर्ड्स डेट। हाउ? अगर वो सब है तो ये फेमिन आ रहा है। मैं आपको अगर जैसे इकोनॉमी पे अब जब हम आएंगे मैं आपको बताऊंगा। जी जी सर, इकोनॉमी पर ही बात कर रहे हैं। फेमिन आ रहा है हमारे तरफ जी। अगर इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है? फेमिन आ रहा है। टॉप एजेंसी जापान का नुमारा, वो कहते हैं 7 मुल्क रह गए हैं जिस पे करेंसी क्राइसिस विद इन 12 मंथ्स आएगा, और उन 7 में हमारा नाम भी है। बिल्कुल। तो इसके माने कि गवर्नर, व्हाट इज द गवर्नर टॉकिंग अबाउट? ये गोल्ड और फाइनेंस छोड़े, ये तो व्हीट और ग्राम और राइस और हर चीज की कमी आ रही है। बीबी, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है, आज मैं पढ़ रहा था जी। कि 1961 में पर पर्सन पाकिस्तान 0.66 हेक्टेयर्स थे जिस तरह आप अपना खाना उगा सकते थे। अच्छा। 0.66 पर पर्सन। आपको पता है 2022 में क्या है? 0.14। फैमिन इज ऑन इट्स वे। पानी की शॉर्टेज 2025 से वाटर शॉर्टेज आ जाएगा। बिल्कुल। और हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। डैम्स तो अब बनने लगे हैं। 20 साल 10 साल पता नहीं कितने साल डैम्स कोई नहीं बने थे। मैं आपको क्या बताता हूं, और किस चीज की आप मुझे पूछे। आज UK ट्रैवल एडवाइजरी, मत आओ पाकिस्तान। और ये रुपया का देखे रन अवे इन्फ्लेशन, फ्री फॉल, जैसे मैंने कहा था, टुवर्ड्स अगेंस्ट द डॉलर। बिल्कुल। तो लगता ऐसे है कि अमेरिका ने हमें एक मैसेज दिया है। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या मैसेज है। बच्चों, मैसेज है, अगर तुमने डिफॉल्ट नहीं करना है, हमारी मदद चाहिए, तो 2 शर्तें। एक, IMF प्रोग्राम में वापस आओ, ठीक है, और दूसरा, इमरान खान को इन नेवर कैन ही रिटर्न टू पावर। जब पॉलिटिक्स पे आएंगे मैं और उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है। ओरिया साहब, 2 हफ्तों का जो अल्टीमेटम दिया गया है IMF की जानिब से, क्या इससे ऐसा लगता है कि अब डेडलॉक आ चुका है कि पाकिस्तान को कर्ज की किस्त उसी वक्त मिल सकती है जब IMF की तमाम शराइत मिनोअन तस्लीम की जाएं? देखिए, 2 हफ्तों का अल्टीमेटम ये नहीं है, बेसिकली छुट्टियां हैं वहाँ पर उनकी। 25 मई 2022 को हम लोग जो थे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में आए थे, अप्रैल में ही आए थे। उसके बाद ने कहा हम IMF के साथ नेगोशिएशन करेंगे, और फिर कहा कि हम टाइम बम लगा के चले गए, ये हो गया वो हो गया, और इमरान खान के ऊपर सारा कुछ उन्होंने जैसे गंद डालना था इन सारे लोगों ने डालने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान के अंदर
पहला IMF प्रोग्राम जो था वो 8 दिसंबर 1958 को $25,000 का हुआ था सिर्फ। अच्छा। उसके बाद जो सेकंड था वो 1965 को उन्होंने $37,500 दिए थे। ये आजकल किसी आम आदमी के पास भी मिल जाएंगे आपको। लाहौर में किसी आम आदमी का जाए ना तो 37,500 उसके पास हो जाएंगे। 1968 में $75,000 दिए थे और उसके बाद ज़ियाउल हक तक आते आते 1 बिलियन के करीब हमारे पास थे कर्जा टोटल, ठीक है। और IMF का प्रोग्राम हम उसके बाद चलते रहे। 64 सालों में हम 22 दफ़ा IMF के पास गए हैं। सबसे बड़ा प्रोग्राम जो था वो दिया था उसने अपना आसिफ जरदारी ने, और उसके बाद सेकंड बिगेस्ट प्रोग्राम जो था वो नवाज शरीफ ने दिया था। एक शौकत अजीज़ के ज़माने में हमने IMF प्रोग्राम दिया, उसको खुदा हाफिज़ कहा था, उसके अलावा कभी नहीं कहा गया। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि आपके इकोनॉमिक बैड मैनेजर्स दोबारा ले आए गए। अच्छा। जिन लोगों ने मुल्क तबाह किया था उनको दोबारा वहाँ बिठा दिया गया, और जो कह रहे हैं लाली साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमेरिका ने यहाँ पर उनको बिठाया है। बिलावल का एक स्टेटमेंट है कि अमेरिका पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर के ऊपर इमदाद दे रहा है। अच्छा। वॉर ऑन टेरर पे इमदाद क्यों दे रहा है? क्या हम दोबारा 2001 में वापस जा रहे हैं? क्या हम दोबारा जो है यहाँ पर अपनी ज़मीन हमारी आग उगलना शुरू होगी? वहाँ पे आगे बात करेंगे उस मौजू के ऊपर। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि इस IMF प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जो है कि आपको बाकी लोग जो हैं वो पैसा देना शुरू हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्राइसिस का लेवल ये है कि आपके पास इस क्रिसमस के बाद अभी जो सूरत हाल ये है कि आपके पास आपके फॉरेक्स रिजर्व में चीज़ें बरामद करने की कोई डॉलर मौजूद नहीं है। आप दवाइयाँ यहाँ पर नहीं बना सकते, आप यहाँ पर उनकी चिकन की फीड नहीं दे सकते। आप खुद सोचें कि चिकन की अगर पोल्ट्री यहाँ ख़त्म हो गई, जो कि पाकिस्तान के अंदर मेजर उसको कवर करती है आपके मीट शॉर्टेज को, तो आप तो गए। आप तो फिर दाल तो फिर इस तरह इतनी महंगी हो जाएगी कि दाल को खाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ओरिया साहब, क़ता कलामी की मार्फत इस वक्त हमें माहिर मुआशियत असलम साहब ने ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो। आप क्या कहेंगे? हुकूमत हमें कुछ बता रही है, मईशत के आदाद व शुमार जो असल में हैं वो कुछ और सामने आ रहे हैं, तो आप ही ज़रा बता दें इस वक्त मईशत की क्या सूरत हाल है? डिफ़ॉल्ट के क्या ख़तरात वाकई मंडला रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त ना आप हुकूमत की सुने ना आप अपोजिशन की सुने। अच्छा। अब लोगों से पूछ लें कि उनके साथ सूरत हाल क्या है। अब वो एक बहस छिड़ गई है, हमारी जमात में भी ये बहस छिड़ गई है कि डिफॉल्ट की तारीफ क्या है। और डिफॉल्ट जैसे बुखार होता है ना आपको, तो वो होता है कि बुखार की अलामात क्या होती है, तो हमारा जिस्म गर्म होगा, जिस्म टूटेगा, तो वो हम उसको कहते हैं बुखार है, ठीक है। अब इस तरह डिफॉल्ट की भी अलामात होंगी, ठीक है ना, और जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये अलामात सामने आ चुकी हुई है, इसका मतलब है कि हम डिफॉल्ट हैं या डिफॉल्ट नहीं है। अच्छा। ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो है शायद आप लोगों के नॉलेज में हो, इसमें आप लोग शायद बात भी करें कि हुकूमत ने अपने मुलाजमीन पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी है। उससे पहले जो है मुल्क में एक तरीके से माशी इमरजेंसी थी और बातें आ रही थी सामने के, जैसे और ये साहब ने भी बात की कि जनवरी के महीने में हम बड़ी नई नई बातें सुनेंगे कि जैसे कि जी मुल्क में फलां टाइम से फलां टाइम तक पेट्रोल मिलेगा। अभी पिछले दिनों एक आई थी खबर कि 20% सरकारी मुलाजमीन घर से काम करेंगे और जो है इस तरीके से बिजली बचाएंगे, हम इस तरीके से हम ये करेंगे। तो ये डिफॉल्ट की अलामात शुरू हो गई थी। अब बैंकों में आप जाएं तो बैंकों में जो है LCs नहीं खुलती। अब LCs आम आदमी को नहीं समझ आती बात। LC को भी मैं 1 मिनट सेकंड में बता देता हूँ। LC वो होती है कि अगर आपने कोई चीज बैरून तो आप अपने बैंक, तो बैंक उस मुल्क की आपको जो है फिर एक LC खोल देता है, फिर आप अदायगी करते हो और आपका बैंक उस मुल्क को अदायगी कर देता है और वो समान मुल्क में आ जाता है। इसको कहते हैं LC। अब जो है थोड़ी देर पहले जो है मैं देख रहा था कि पाकिस्तान स्टील मिल एसोसिएशन ने कहा कि 40% मुल्क में जो है हमें जितना स्क्रैप चाहिए उस हिसाब से आ रहा है। सुजुकी मोटर जो एक आम आदमी की गाड़ी की कंपनी है, उसने जो है जनवरी के पहले हफ्ते में ऐलान कर दिया कि वो अपना कारखाना बंद कर रहा है,
क्योंकि हमारी हुकूमत एलसी नहीं खोल रही। तो ये तमाम अलामात हैं। टोटा बंद और हो इसके चुका है। अलावा हमने जो है जी हमारे जो वजीर खजाना और जो दानिश्वर हजरात हैं वो डिफॉल्ट को हमें जो तारीफ सुनाते हैं वो ये सुनाते हैं कि इसका कर्ज वापस कर दिया तो जी वो डिफॉल्ट से बच गए। डिफॉल्ट में एक बहुत जिसे कहते हैं बड़ी वसी डेफिनेशन है और आगे तो कर्ज अदा करने पे भी पाकिस्तान की मुश्किलात ये अच्छा पहाड़ मुजम्मल साहब, ये मुझे मुजम्मल साहब ये बताइएगा कि हमें कितने पैसे चाहिए होंगे अगली जो है डेट सब्सिडी जो है देने के लिए, कितने डॉलर चाहिए होंगे, कितने बिलियन? देखें हमें तो इस वक्त दो तरीकों से डॉलर चाहिए, दो इस्तेमाल के लिए। एक हमें जो है अपनी तिजारती खसारा और जिसे कहते हैं जारी खसारा, ठीक है, यानी कि मामूलात जिंदगी चलाने के लिए कितने डॉलर चाहिए खसारा है हमारा, वो है हुकूमत का तखमीना है 10 से 12 अरब डॉलर। ठीक। मैं समझता हूँ कि ये 10 से 12 अरब डॉलर से बहुत कम हो सकता था, लेकिन हुकूमत ने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, जो हमारी बरामदात गिरना शुरू हो गई और तरसीलात ज़र गिरना शुरू हो गई। तो ये इससे बहुत कम हो सकता था, इन्होंने खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। दूसरा है कि हमें कर्ज कितना अदा करना है, तो ये दोनों मिलाकर जो है इस साल का तखमीना था 32 से 34 अरब डॉलर। इस वक्त हमारे ज़खायर में जो है 6.1 अरब डॉलर, ठीक है। इसमें भी 4.5 अरब डॉलर आम आदमी के जो बैंकों में डिपॉजिट है वो हुकूमत के शामिल है, क्योंकि हुकूमत उसको खर्च कर चुकी हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि एक तरफ अमानत अलग है वो जो वापस करनी है, और 6 अरब डॉलर ज़खायर है और 32 से 34 अरब डॉलर की जरूरत है। इसमें से आ कितने गए? इसमें से हमने अभी तकरीबन जो है 10 अरब डॉलर के करीब आप समझ लें कि जो हमने कर्ज की अदायगी और वो जो है हमने जो खसारा 6 महीने का उसमें खर्च कर दिए। अभी भी हमें अगले 6 माह में 22 अरब डॉलर चाहिए। और सूरत हाल ये है कि जैसे ही हमारे मुल्क में जिसको खुशखबरी कहते हैं कि जी बड़ी खुशखबरी आई है कि IMF से पैसे आ गए, वो 2 हफ्ते 1 हफ्ते से ज़्यादा टिक नहीं रहे। और ये ज़खायर इस वक्त हमारे 2014 के बाद सबसे निचली सतह पे हैं। अभी अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी आपकी नज़र से गुजरा हो कि ना, वो आज कहीं गए हुए थे, तो उन्होंने कहा है कि जब मैं 11 अप्रैल को वजीर आज़म बना तो मुझे नहीं मालूम था कि इस मुल्क की माशी हालत इतनी ख़राब है। यानी कि उनको 9 महीने के बाद ये पता चला, खाना ख़राब करने के बाद, और जब मुल्क अच्छा भला चल रहा था उसका बेड़ा गर्क करने के बाद अभी उनको मालूम हुआ। इसहाक डार साहब को जो है, इसहाक डार साहब ने तो इससे भी ज़्यादा हद कर दी। उन्होंने कहा जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो जो मेरे पास पब्लिक इंफॉर्मेशन थी उससे कई ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, मैं बता नहीं सकता। या तो इन्होंने शौकत तरीन से लिया होता ना कलमदान, तो इनको इंफॉर्मेशन का ना पता होता। इन्होंने तो अपने ही वजीर खजाना से कलमदान लिया था, वो जो मिफ्ता इस्माइल साहब है। तो अब ये जो है इधर उधर भागते फिर रहे हैं। और आप यकीन जाने कि शायद पाकिस्तान ने 75 साल में एक एटमी धमाका भी किया था ना उस वक्त हमने, तो शायद उस वक्त हमारा कर्ज इतना नहीं था। इस वक्त कर्ज और साथ जो जैसे कहते हैं मुल्क के जो अमूर चलाने के वजह से जो मुश्किलात है, मैं आपको बड़ी बात नहीं बोल रहा, महंगाई तो जेब में डाका होता है ना, कि महंगाई हो गई तो एक आम आदमी की जेब पे डाका पड़ता है, तो जेब का डाका बर्दाश्त हो जाता है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अगर पेट पे लात मार दी जाए रोजगार खत्म करके, वो बर्दाश्त जो है ना, चाहे वो एक गरीब आदमी हो चाहे एक अमीर आदमी हो, उससे नहीं होता। तो अब हम जो है ना जेब के डाके से जो है ना पेट की लात की तरफ, जो जिस तरीके से मईशत पे ताले लगते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है और बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं इन्होंने, किस तरीके से एक आदमी, ऑर्डिनरी आवाम और व्यूअर को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। बिल्कुल सही। मगर ये एक जवाब मुझे दे दें कि आपके फिगर्स जो हैं वो बिल्कुल स्टेट बैंक गवर्नर के भी फिगर्स वही हैं, वो कैसे कह सकता है कि इत्मीनान रहें, हमें सिर्फ 33 या 34 बिलियन डॉलर्स चाहिए और वो हमने इंतजाम उसका कर लिया है? किधर से किया है भाई? देखें, शुक्रिया, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि इसहाक डार साहब ने, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 हफ्ते पहले मिफ्ता इस्माइल पे इल्जाम लगाया, यही बात जो गवर्नर स्टेट बैंक करते थे
मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि जी हमने पूरा बंदोबस्त कर लिया। इसके बाद इसाक डार साहब ने इल्ज़ाम लगाया मिफ्ता इस्माइल पे कि इन्होंने अपने 6 माह में पाकिस्तान के $32 अरब का अरेंजमेंट नहीं किया। अब इसाक डार साहब जो है एक तरफ वो उनके वजीर खजाना, वो वजीर आजम की भी सुन लें। गवर्नर साहब देखें, हमेशा से आप थोड़ा सा इसको याद, थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूं कि सरकारी मुलाजिम जो है ना वो कभी खुल के बात नहीं करेगा, और अगर वो ये बात कर दे खुदा ना खास्ता तो उसके बाद जो है मुल्क में और एक सियासी आदमी की बात करना और एक जो पोजीशन पे बैठा हो उसका बात करने में बड़ा फर्क होता है। मुल्क में जो है हिजानी कैफियत आ जाएगी। इस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर की ही आपसे एक बात कर लेता हूं मैं कि अगर किसी का डॉलर अकाउंट स्टेट किसी कमर्शियल बैंक में खुला हुआ है और अगर उसमें $2-4 हज़ार पड़े हुए हैं तो वो बैंक में जाके अपने वो डॉलर निकाल के दिखा दें। जहां $2-4-5 हज़ार में वक्त मांगा जा रहा है कि जी 2 दिन दे दें, 1 हफ्ता दे दें, वहां आप कैसे बात कर रहे हैं अरबों डॉलर की कि जी हम बड़े कंफर्टेबल हैं। IMF आपको जो है एक IMF है, तो उसके ऊपर फिर रेटिंग एजेंसीज हैं, ये तमाम इदारे। और मैंने पहली बात बोली थी कि अब जो है ना सियासतदान, एक्सपर्ट्स, एंकर्स, सहाफियों को छोड़ दें, आम आदमी से पूछें कि हाउ आर यू फीलिंग और आपको क्या नजर आ रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है। वो आपको खुद आप ऐसी तफसीलात बताएगा कि आपको डर लगेगा कि मैं अगर नेशनल टीवी पे ये बात करूं तो इससे कहीं और ऐसा तो नहीं कि पैनिक बढ़ जाए। तो मैं भी बहुत एहतियात करके बात कर रहा हूं इस वक्त, जितनी बात मैं कर रहा हूं उससे कहीं ज्यादा सूरत हाल खराब है। बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये साल 2022 ख़त्म होने वाला है। सारा साल हम ये सुनते आ रहे हैं कि IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं। तो ये डिसएग्रीमेंट्स अब तक क्यों सॉर्ट नहीं हो सके? क्या नून लीग को ये खदशा है कि IMF की शराइत मान ली तो उसकी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी? देखें इसको छोड़ दें, बिल्कुल मैं मुज़म्मिल हसन वाली बात पे आता हूँ, आम आदमी के पास चलते हैं। हाँ, आज फैसलाबाद में हड़ताल थी और ज़बरदस्त किस्म की हड़ताल थी और उन्होंने बाकायदा अपने उसको आग लगाई है, अपना कपड़ों को और उसको कहा है कि हमारा जो इस सूरत हाल ये है कि हमारी पावर लूम बंद हो गई। जो पावर लूम पाकिस्तान में दिन रात चल रही थी कोविड के ज़माने में, वो पावर लूम बंद हो गई हैं। क्यों बंद हो गई हैं? कि ज़ाहिर बात है आपका इम्पोर्ट नहीं हो रहा, आप पैसे नहीं दे रहे, ज़ाहिर बात आप बिजली की वो सब्सिडी जो इमरान खान के ज़माने में चल रही थी वो नहीं दे रहे, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने और तरीके से उसको मैनेज किया हुआ था इन सारी चीज़ों को। फिर आपका एक आम आदमी का जो बिल है ज़िंदगी गुजारने का वो बहुत मुश्किल होगा। एक बात उन्होंने बड़ी सही कही कि $5,000 भी जिस बंदे के इस मुल्क में किसी बैंक के अंदर जमा है वो निकलवा के दिखाए एक दिन के अंदर, यार कल आ जाएं, यार परसों आ जाएं, अरेंज करते हैं, ये अरेंज कर रहे हैं, स्टेट बैंक से पूछना पड़ेगा, वहां से पूछना पड़ेगा। $5,000 भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया, दांतों से पढ़ के नहीं दे पा रहे। ये पैसे किसके हैं? ये मेरे और आपके हैं। $4,000 जो है इस वक्त $4,500 मेरे और आपके जमा हैं जो गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती। लेकिन वो भी अगर आप कर्ज पे दे, आप कर्जा दें, आप अदा कहाँ करेंगे? बात इतनी जेन्युइन बात है कि तमाम अलामात बुखार की मौजूद हैं, लेकिन हम कहते हैं बुखार तो नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और डिफॉल्ट क्या होता है? मैंने उस दिन भी शायद कहा था कि डिफॉल्ट कोई आपको नहीं करने देगा। उसकी एक वजह है, कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि आप जो है कर्जा जिसने दिया हुआ आपको कि आप उसको कहें कि यार मुझे 10 साल, जब आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपको मोहलत मिलती है 8 साल की, 10 साल की, 5 साल की दे, या रीशेड्यूलिंग होती है सारा। अच्छा। वो कहते हैं रीशेड्यूलिंग मत करो। हाँ। तुम्हारा हमारा $500 कर्जा है या $5,000 कर्जा है, तुम 6,000 हमसे लो, 1,000 अपने आप पे खर्च करो और 5,000 हम अदाफा कर लो तुम्हारा कर्जे का। क्योंकि उनके उसके हिसाब से वो चल रहे होते हैं, अपनी किस्तों के ऊपर चला रहे होते हैं। ठीक है। हिलाली साहब, इसाक डार साहब ने दावा किया था कि कुछ ही दिनों में 2 ममालिक से भी $3 बिलियन मिल जाएंगे। तो आप जो कहना चाह रहे हैं वो बता दीजिए, साथ ये भी बता दीजिए कि क्या वजह है कि 2 ममालिक से भी अब तक कुछ नहीं मिल सका? 2 ममालिक, पहले सवाल आपका सवाल का जवाब मैं दे दूं। 2 ममालिकों ने, ये आप क्यों पूछती रहती हैं, उन्होंने हमें 2-3 दफे बता दिया है, सऊदी अरेबिया और चीन, हम आपको पैसे कुछ दे सकेंगे मगर अगर आप इन सो मेनी वर्ड्स IMF के प्रोग्राम में हो। तो वो तो अभी तक तय तो नहीं हुआ है ना, इसलिए कि वो अमेरिका भी कह रहा है तुम इसमें ठहरो और हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम नहीं निकलोगे इससे और इसका मतलब हमारा इन्फ्लुएंस तुम्हारे पे नहीं होगा, देन यू डिफॉल्ट।
देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता था। 2025 में पाकिस्तान वाटर शॉर्टेज आ जाएगा पाकिस्तान में 2025 में। अब ये है 2023, 1-1.5 साल रह गया है। आप मुझे बताएं, आप सोचिए और बताएं इन लोगों की किस किस्म की एबिलिटी, कॉम्पिटेंस और किस किस्म के नालायक लोग आके फाइनेंस मिनिस्ट्रीज में और प्राइम मिनिस्टरशिप्स में बैठे हुए। सोचिए तो सही, 50% आपका बच सकता है इफ यू हैव ड्रिप इरिगेशन। ये कोई नई चीज नहीं है, ड्रिप इरिगेशन बड़े सालों से आई हुई है। ड्रिप इरिगेशन ये होता है कि हर जड़ पे आप देते हैं, मगर ड्रिप इरिगेशन के लिए आपको कुछ एक्सपेंसिव स्टफ है, मटेरियल्स है जो इंपोर्ट करना पड़ता है बकौल एक्सपर्ट्स, और वो पीवीसी भी है, पाइप्स भी हैं और ये और वो। अच्छा, तो तुर्की ने तो कर लिया, हिंदुस्तान ने तो कर लिया। उन्होंने बैठ के बनाया कि वी शुड नाउ मेक दिस आवरसेल्व्स, हम खुद बनाएं, नहीं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बना के इस्तेमाल करने लग गए और उनका मामला जो है काफी हद तक हल हो गया। हमने तो शुरू ही नहीं किया है। बिल्कुल। देखिए बेबी, ये दार जो है, इसके बारे में वो कहते हैं कि इसके डिसीजंस बड़े लीथल हैं बिकॉज दे आर ऑलवेज रॉन्ग। तो कहने की बात यह है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर इज एन अकाउंटेंट नहीं बन सकते, इकोनॉमिस्ट को रहो। वो जो इमरान खान को क्या पता है इकोनॉमिक्स के बारे में, आप मुझे बताएं। नवाज शरीफ को क्या पता है इकोनॉमिक्स के बारे में, एक्सेप्ट कि मेरा बैंक अकाउंट बढ़ना चाहिए। और किसको, इन लोगों को क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपर्ट्स इसीलिए होते हैं। मुझे पैसे दिया जाता था असेसमेंट करें फॉरेन पॉलिसी एक मुल्क का, जो मैं 38 साल पढ़ के कुछ असेसमेंट करके प्राइम मिनिस्टर को दे देता था। आप जाते हैं और किसी एटॉमिक साइंस को पूछते हैं, साइंटिस्ट को पूछते हैं इकोनॉमिक्स बताओ, या पता नहीं अकाउंटेंट को पूछते हैं इकोनॉमिक्स बताओ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज हमारी कॉम्पिटेंस इतनी खराब हो गई है। ये अफवाहें निकलना गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में, जब हमारे इतने कमजोर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। स्टेट ऑफ एजुकेशन ऐसा है कि 35 कॉलेजेस, जिसमें से 28 प्राइवेट और 13 प्राइवेट और बाकी गवर्नमेंट, एक बच्चा ने इंटरमीडिएट एग्जाम नहीं पास किया। पेज 4 ऑफ ट्रिब्यून कल का पढ़ ले। एक बच्चे ने, 20,000 हैं, 20-30 हजार, एक भी नहीं। यार व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग? हमें हो क्या रहा है? किसी को परवाह नहीं है। बिल्कुल ठीक है हिलाली साहब। नाज़रीन, मुआशी मामला तो अनसर्टेन हैं, सियासी मामला भी कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उस पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर सूरत हाल कुछ यूँ है कि पंजाब असेंबली तहलील होने का मामला 11 जनवरी तक रुक गया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जब वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया था, तो गवर्नर के इस नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया गया था। परवेज़ इलाही को मुकम्मल इख्तियारात के साथ बहाल किया गया और परवेज़ इलाही से बयान हलफ़ी लिया गया कि वो 11 जनवरी से पहले असेंबलियाँ तहलील नहीं करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ इस बात पर कॉन्फिडेंट है कि 11 जनवरी तक एतमाद का वोट ले लिया जाएगा और इसके बाद असेंबलियाँ भी तहलील कर दी जाएंगी। ताहम PDM ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। और ये सब जब ये फैसला आया था तब तो PDM ने बड़ा इत्मीनान का इज़हार किया था, क्योंकि वो तो चाहते थे कि असेंबलियाँ तहलील ना हो। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फैसला चैलेंज करने का उन्होंने फैसला कर लिया? देखिए, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, मैं एक एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, कोई भी इंटरम फैसला जो है वो चैलेंज नहीं होता। अच्छा, ठीक है। हाई कोर्ट ने एक फैसला इंटरम दिया है और इस इंटरम देने के साथ ये कहा है कि 11 यानी जनवरी तक आप असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे। अंडरटेकिंग ली है उन्होंने, किससे? चीफ मिनिस्टर से। ज़ियाउल हक आया था ना, तो उसने कहा था कि मैं आइन ख़त्म नहीं कर रहा, लेकिन उसके कुछ आर्टिकल्स पर अमल दरामद रोक दिया जाएगा। ये क्या कहते हैं इसको? मार्शल लॉ।
हाई कोर्ट ने भी आर्टिकल 112 पे अमल दरामद रोक दिया। ये क्या कहते हैं, अब वो 11 तारीख को ये कर भी लें, कुछ हो भी जाए, आगे कुछ कर लें, तो उसको आगे के पेशे में भुगताते रहेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए, पाकिस्तान जा रहा है क्राइसिस में, और शदीद क्राइसिस में। दुनिया का एक बुनियादी उसूल है और एक फ़लसफ़ा है कि दुनिया की कोई भी मईशत जो है, मईशतदानों ने कभी ठीक नहीं की। सियासी इस्तेकाम उस मईशत को ठीक करता है। पाकिस्तान में जिस दिन एक मईशतदान को शोएब को लाया गया था अयूब खान के ज़माने में, और उसको वहाँ से भेजा गया था, आप देखें पाकिस्तान में अगर 25 प्राइम मिनिस्टर हैं तो वज़ीर ख़जाना 4 या 5 हैं। वही चेहरे हैं, वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया है। पाकिस्तान में मईशत का पहिया रवाना होता है यहाँ पर सियासी इस्तेकाम हो। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम का सत्यानाश किया गया 10 अप्रैल को, और यही होना था। अवाम जो थे वो मायूस हुए, और उसके साथ ऊपर जितने भी लोग आए उनको बिल्कुल अब परवाह नहीं है कि उन्होंने कल वोट लेने जाना है। मैं उनकी साइकी देखता हूँ तो वो ये है कि शहबाज शरीफ हो या फजल रहमान हो या बाकी लोग समझते हैं हार तो हमने जाना है, इसलिए कि उनको नजर आ रही है अपनी हार। आज हारें या कल हारें, परसों हारें या तरसों हारें, 6 या 8 महीने जो लूटना है वो लूट लो। और इस लूट मार की सूरत हाल जो है नजर आ रही है सबको। मसला सारा ये था कि आप पाकिस्तान के अंदर आप एक पोलिटिकल, देखिए पहिया मईशत का कैसे चलता है, पहिया मईशत का चलता है आपके यहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये जितना डेट आपके 22 IMF के प्रोग्राम्स हैं, मैं नाम गिनना शुरू करूँ, ये सारे वही लोग थे। यहाँ आप सोचें, हम ब्यूरोक्रेट होते थे, सबसे लंबा टेन्योर जो था फाइनेंस सेक्रेटरी का होता था, वो हमारे दोस्त हैं वकार साहब। ओ मुद्दतों एक ही चेहरा, हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह, सबसे ज्यादा फाइनेंस में वही, क्योंकि बुनियादी तौर पर उन लोगों ने उस IMF की डिक्टेशंस को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिक्टेशन को और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को डिक्टेशन को तस्लीम कर लिया होता था। और पाकिस्तान को हमने, जो मैं कुछ दिन भी बता रहा था, अभी कभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि 35,000 रुपए के IMF के प्रोग्राम से लेकर अब इस तक आ चुके हैं, और हमारा 80% डेट टू GDP रेशो हो चुका है, तबाह बर्बाद हम हो चुके हैं। इमरान खान के बारे में ये तय कर लिया गया है कि कुछ भी हो, अगर हमने आइंदा वॉर ऑन टेरर में जाना है, अगर हमने अमेरिका से फंड्स लेने हैं, अगर हमने बाकी जगहों पे लोगों का काला कमा करना है, अगर हमने पाकिस्तान के अंदर इस पूरी धरती को आग की लपेट में लेके जाना है, जो कि अगले सेगमेंट में हम बताएंगे कि हम जा रहे हैं, तो फिर इमरान खान हमें कबूल नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान के अलावा आप पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। फिलहाल इमरान खान को लोग भूल जाएं, उससे नफरत करने शुरू हो जाएं, उसको दिलों से बुला दें, वो अलग बात है। वो जिंदा भी है जो है अब आपके लिए मसला रहेगा, और वो खुदा ना खास्ता तुमने उससे पहले भी मारने की कोशिश की, वो दोबारा मार भी जाए तब भी मसला होगा। तुम अमेरिका के चाचों को सलाम दुआ कर दो, और ये बिलावल भुट्टो जो चीची करके आ रहा है कि हमें पैसे दिए जा रहे हैं, इतने कुछ दिए जा रहे हैं, मैं जो बेनजीर का इंटरव्यू सुन रहा था, अच्छा। कमाल उस इंटरव्यू, उसने कहा मैं नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे जिसकी वजह से तुम इस मुल्क को आग और खून की होली में खिलाना चाहते हो, और बेटा जो है वो इस तरह की सूरत। ये है असल इशू। और जो लाली साहब ने बात बिल्कुल ठीक की थी कि एक ही चीज़ है, IMF के फोल्ड में आ जाओ, इस मॉनेटरी सिस्टम में पहुंच जाओ, और उसके बाद आपको, और दूसरा जो है कि इमरान खान हमें कबूल नहीं। और पाकिस्तान में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसका अपना शायद इमरान खान से मोहब्बत मौजूद हो। हिलाली साहब, मईशत के इस्तेहकाम से ही सियासी इस्तेहकाम आता है, औरिया साहब का ये पॉइंट, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त सियासी इस्तेहकाम क्या इंतखाबात से ही आ सकता है? क्योंकि PTI के जो रहनुमा थे अभी कुछ देर पहले वो ये कह रहे थे कि मार्च और अप्रैल जो हैं वो इंतखाबात के महीने, आप देख रहे हैं मार्च अप्रैल में इंतखाबात होते हैं। देखिए, इतना ये बिल्कुल सही कहा रिया साहब ने कि अगर इलेक्शंस हो और इमरान खान पार्टिसिपेट करें वो इलेक्शंस में तो वो जीत जाएगा। और अगर वो ये नहीं होता, और ये मैं जो हैरान करूँगी बात ये है कि ये ऑडियोड, माने वो चाहते हैं कि ऑडियो निकल आए, वीडियो निकल आए, डिस्क्वालीफाई हो जाए या अरेस्ट। ये 4 चीजें हैं। ऑडियो और वीडियो जो है उनका ख्याल था कि इतना डिस्क्रेडिट कर देगा इस आदमी को कि ये काबिल ही नहीं होगा कि खड़ा रहो। इट हैज नॉट वर्क, वो नहीं काम किया। अब डिस्क्वालिफिकेशन है और उसके बाद असैसिनेशन है। अब
मैं जिस बात पे हैरान हो रहा हूं वो ये है कि इस हद तक आप जाने के लिए तैयार हैं। दिस इज शॉकिंग टू मी। देखिए, एक वीक गवर्नमेंट अगर उसकी आ गई, प्रॉपरली इंजीनियर्ड, वो भी काफी नहीं है, इसलिए कि वो कहता है कि मैं वीक गवर्नमेंट में नहीं आऊंगा। बिल्कुल। तो एक्चुअली वो चाहता है एग्जैक्टली द ऑपोजिट जो उसके ओपोनेंट्स चाहते हैं। वो कहता है मुझे स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए या कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये ऑडियोज, वीडियोस, डिस्क्वालिफिकेशन, अरेस्ट, ये जो 4 हैं और फाइनली कुछ और है, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों ये कर? और अमेरिका जिस तरीके से इसके खिलाफ हो गया है, भाई क्या किया इसने जाके कहा एब्सोल्युटली नॉट। चलो ठीक है, वो वापस आप आ गए, खुद आप कह रहे हैं हमें पैसे देंगे ये दहशतगर्द TTP के खिलाफ लड़ने के लिए। अच्छी बात है, हमें लड़ना तो है। और अब ये कैंपेन शुरू हो गया और अमेरिका के एजेंसीज वो तालिबान का फ्लैग मीर अली पे जो देंगे। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। सूरत हाल किस कदर संगीन है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 25 दिसंबर को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात रोनुमा हुए और इन वाक़यात में ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। इससे एक रोज़ कबल एक दिलेर हेड कांस्टेबल ने अपनी जान पर खेलकर इस्लामाबाद को एक बड़ी तबाही से बचाया। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात से साबित होता है कि दहशतगर्द पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुके हैं। तो हिलाली साहब, इंतज़ामिया क्यों कहीं नज़र नहीं आती? क्या दहशतगर्दी उनकी प्रायोरिटी नहीं है? बिल्कुल नहीं है रहीम, इनकी बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट तो उधर डिसफंक्शनल हैं। चीफ मिनिस्टर जो है मेरे सोर्स के मुताबिक, और ये बड़ा लेवल हेडेड आदमी था जो मुझे बताया, कहता है गवर्नमेंट और प्रोविंस तो बिल्कुल डिसफंक्शनल है, चीफ मिनिस्टर विजिबल नहीं है। और मुझे पता चलता है कि वो कराची कितने दफे आते हैं, इसलिए कि मेरे घर के पीछे उन्होंने अपना नया घर लगाया। और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो कहते हैं वो डिसफंक्शनल नहीं है, वो इनकैपेसिटेटेड है, वो उनसे कुछ होता नहीं है। इवन व्हेन ही इज, जब भी उनको दावत दें आप, तो वो जब वो आते हैं तो वो सुना है कि वो इनकैपेसिटेटेड होते हैं। पुलिस जो है उधर 40,000 पुलिस है, वो सिर्फ ज्यादातर VIPs को गार्ड करते हैं। अच्छा। फंड्स जो हैं कोई पता नहीं किधर जा रहे हैं, फंड्स लोगों को पता नहीं है। मैंने एक दफ़े कहा कि वो सेक्रेटरी के घर में पता नहीं कितने अरब रुपये निकले। और एक ही आदमी, जो लोग जो हैं, एक ही किस्म के लोग पैसे बना रहे हैं जो वॉर से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं तो उधर कुछ नहीं है। फौज के अलावा वो अपना काम कर रहे हैं, उनके अलावा देयर इज़ नथिंग इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस, और कुछ नहीं है उधर। आई एम सॉरी टू से। और ये आदमी जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, ये पॉलिटिकल नहीं है। ये खुद गया है 2 हफ्ते रह के वापस आके। अच्छा। इसका ये इन्फॉर्मेशन था। ठीक है। और ये सब कुछ अर्से पहले बताया गया था कि पाकिस्तान की अफगान तालिबान की वसातत से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है। तो इस बातचीत की नाकामी की क्या वजूहात हैं कि TTP अब पूरी तरह सरगर्म हो गई है? देखिए, मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। पहली बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर पुलिस जो है सिर्फ 1 या 2% एरिया के ऊपर है, उसको कहते हैं ए एरियाज। अच्छा। बाकी जगह जो है वो लेवीज के पास है, इर्रेगुलर फोर्स है जो लेवी बनाई गई हुई है। वो अब उसको किसी हद तक इन्होंने गुज़श्ता 10-12 साल से मुनज़्ज़म किया, किसी हद तक। ज़्यादातर वहाँ पर जो भी एरियाज हैं वो मलेशिया के पास हैं, विच इज़ हेडेड बाय अ मेजर जनरल। और उनकी मलेशिया FC इसको कहते हैं, FC की पोस्टें चारों तरफ लगी हुई हैं। एंटी स्मगलिंग ड्यूटीज़ भी मलेशिया के पास है और एंटी टेररिज्म ड्यूटी भी मलेशिया के पास है। और अगर आप चाहें तो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के लिए भी उनको लगा सकते हैं। तमाम सिक्योरिटी जो है रास्तों की वो मलेशिया के पास है। इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई अमल दाखिल नहीं है पूरे अफेयर्स के अंदर। गुज़श्ता कम से कम 30 साल से मुझे अंदाज़ा है कि नहीं है।
20 साल से तो बिल्कुल नहीं है, जब से वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। तो ये जो साहब हैं, जो साहब हैं, इनके वालिद हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते थे, वो भी वज़ीर थे। ये एक सेरेमोनियल किस्म की गवर्नमेंट होती है बलूचिस्तान की, जिसको ट्राइबल सूरत हाल के अंदर रखना पड़ता है। बाकी सारा, क्योंकि बलूचिस्तान को हमने कभी सूबा माना ही नहीं, उसको एक स्ट्रेटेजिक एरिया के तौर पे लेते हैं। अंग्रेज़ भी लेता था, हम भी लेते हैं। इसीलिए वहाँ पर हमेशा से हमारी जो है स्टेशन सूरत हाल जो होती है मलेशिया की, इन चीज़ों की और बॉर्डर सिक्योरिटीज़ की, उनकी ज़्यादा होती है। एक तो ये। दूसरा, जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ कि 1974 से लेके 1977 तक 4 साल बलूचिस्तान पे इंसर्जेंसी हुई। कुछ 6,000 लोग जो हैं वो बलोच थे, वो बेचारे जान से गए। कुछ 3,500 जो पाकिस्तान अफवाज के लोग थे, उनकी जान गई। एक पॉलिसी थी, वो थी कि मुकम्मल तौर पर इनको माफ़ किया जाए। अच्छा। हैदराबाद साजिश केस से बड़े बड़े बलोच रहनुमाओं को निकाला गया। ताला मैंगल थे, खैर बशमरी थे, वली खान थे, सब निकाला गया और 6 जुलाई को उन्हें आम माफ़ी दे दी। 6 जुलाई से लेके 2006 तक, 77 से ले तक बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पुरअमन सूबा था। एक डकैती की वारदात हुई थी इन 20-25 सालों के अंदर, वो भी हमारे जानते हो कैसे गई। अच्छा। रात को पूरी रात 400-400 किलोमीटर तफ्तान से लेके कोयटा तक हम बगैर किसी गनमैन के आया करते थे। आम माफी दी, कहा वो असला लेके आने, उनका असला लेके आने दो, ठीक है। अच्छा। गुजर गए। ये तालिबान के TTP वाला जब हो रहा था, तालिबान के साथ जब एग्रीमेंट हो रहा था, 3,000 के करीब पाकिस्तान से इन्होंने रिहा कर दिए। मुकम्मल चल रहा था। मुस्लिम खान जो कि फजलुल्लाह का वो चलाता था रेडियो, उसको भी रिहा कर दिया उसके बाद वहाँ पर, और उसको बल्कि उसकी डेथ सेंटेंस ख़त्म कराई गई। एक पीस प्रोसेस चल रहा था। अमेरिका ने आके इनके कान मरोड़े, हो तुम ये कर रहे हो, ख़त्म करो। रेजिम चेंज हुई। हम वो एक जो कि बलूचिस्तान में एक ख़ास पॉलिसी के तहत हम करना चाहते थे, वो पॉलिसी ख़त्म हो गई। अच्छा। अब हम बलूचिस्तान में भी लड़ रहे हैं, अब हम वहाँ भी लड़ रहे हैं। ओ भाई, कितनी देर तक हम लड़ेंगे? अब राय साहब कहते हैं लड़ना है, भाई लड़ना तो लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन जब आप पॉलिसी साज इस तरह के हो कि हमें जानबूझ के लड़ाएं, तो अब क्या कर सकते हैं? और खून किसका? आम आदमी का। 70,000 हमने लोग जानों की कुर्बानियां दी, एक मुशर्रफ की गलत पॉलिसी से, एक मुशर्रफ की गलत पॉलिसी। अमन सुकून इसी किस्सा खानी बाजार के ऊपर रात 1 बजे तक लोग बैठ के करचरसी के तिक्के और कबाब खाया करते थे। 9/11 में आपने अमेरिका की पॉलिसी दी, उसी किस्सा खानी बाजार में हमने खून की नदियां बहाई, लोग बहे, रात को खाया करते थे। उसको 9/11 की एक पॉलिसी ने हमें तबाह बर्बाद करके रख दिया। हम फिर बर्बादी के रात दहाने पे जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए करेंगे क्या? सिचुएशन ये है कि फौरी तौर पर आप आयरन हैंड से डील करें, जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आयरन हैंड से नहीं डील करेंगे तो बात, लेकिन नेगोशिएशंस जारी रखें। और नेगोशिएशन करती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट। आपके यहां पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। अगर आप समझते हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो नहीं है। पीडीएम की गवर्नमेंट एक लाई हुई, जो पाकिस्तान के किसी भी कोने पे खड़े होकर कहते हैं कि ये जब शहबाज शरीफ और ये ताला अख्तर मैंगल और ये मौलाना फजल रहमान और ये अपना उसके साथ बिलावल जरदारी, ये सारे जो हैं ये खुद ब खुद इकट्ठे हो गए थे, को खाना काबा जा रहे थे, को हाजर तवाफ पे जा रहे थे, इकट्ठे हो गए थे। इनको किसने इकट्ठा किया? वो आपके मुंह पे बोलेगा इसको किसने इकट्ठा किया, लेकिन जिन लोगों ने इकट्ठा किया है उनको कुछ पता नहीं है। वो आके टीवी पे भी इनकार करते फिरते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो आप पॉलिटिकल हो गए। अभी एक और खेल खेला, लाली साहब जरा बताएंगे, शायद हम कल बात करें, कि दोनों MQM इकट्ठी हो रही हैं। अच्छा। पाक सरजमीन पार्टी भी। अब कोई कहे कि ये खुद इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये कराची में तो कोई नहीं मानता, बाकी कोई माने या ना माने। ये पूछ लें लाली साहब से जरा। जी हिलाली साहब, 30 सेकंड रह गए हमारे पास, आप जल्दी से बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जिधर तक MQM है, मैं सिर्फ ये कहूंगा रिगार्डिंग बलूचिस्तान और तालिबान, एक वक्त है जब बात करना चाहिए और एक वक्त है लड़ाई करना चाहिए। सही। ये वक्त है, इस वक्त 111 अटैक्स के बाद और रिपीटेड अपील्स के मत करो, रोको, और बात का भी हमने उनको दावत दिया है, ये अब वक्त आ गया है लड़ने का। जरूरत इस बात की है कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाए। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।